In this video, you will find basically the basic calculations related to power electronics. These calculations will be used throughout the course, especially related to the converter circuits और जिसमें सबसे पहले जो है आपके पास rectifier circuits हैं, then the chopper circuits and then the inverter circuits. हर जगह पे ही आपको जो basically you will be encountering RMS value, AC value and the average value. और उनको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, इस वीडियो में इसको डिस्कस किया गया है। और अगर आप उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फोरियर सीरीज की जो है इम्पोर्टेंस एज ए टूल रिकग्नाइज इसमें डिस्कस की गई है, एज वेल एज के जी किस तरीके से जो है हार्मोनिक नॉइज जो है उसको आप जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मैंने जिससे पहले बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तमाम जो रेक्टिफायर्स हैं उनकी आउटपुट्स में जो है बेसिकली हार्मोनिक कंटेंट होता है, उस कंटेंट की को क्लासिफाई करना है, उसको सेपरेट सेग्रीगेट करना कि वो किस किस फ्रीक्वेंसी पे लाई करता है, ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इन फिल्टरिंग एस्पेक्ट। तो जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मार्कर्स भी मिलेंगे जहाँ से आप डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं, specifically to the average value, to the RMS value as well as to the AC value। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी और आप इसकी मदद से जो है जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर द कैलकुलेशन एंड रिलेटेड टू द कन्वर्टर सर्किट्स वो इंशाल्लाह आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। बेसिकली VRMS, ठीक है, RMS वोल्टेज, उसके अलावा जो है VAC, AC वोल्टेज, और उसके बाद जो है हमारे पास VDC एवरेज वोल्टेज। इसके हवाले से ये जो है वो सवाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें जो है मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो है मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो खास तौर पर जो RMS वोल्टेज है ये क्या है, फिर AC वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज क्या है। एवरेज वोल्टेज जो है आपको प्योर DC कंटेंट की मैया है, प्योर DC कंटेंट की मैया है। यानी आपके पास अगर DC सिग्नल के अंदर DC एम्बेडेड है तो वो सारे का सारा निकल के इसमें आ जाता है। फिर AC वोल्टेज, ये प्योर AC है, प्योर AC कंटेंट है। ठीक है, और सबसे RMS वोल्टेज जो है वो इन दोनों वोल्टेजेस का फेजर सम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि RMS वोल्टेज क्या है। यानी सवाल में ये था कि RMS का क्या पर्पज है, तो RMS बेसिकली इन दोनों का एक फेजर सम है। ठीक है ना, वो आपको आइडिया भी होगा जो आपने इक्वेशन देखी थी जब मैंने VAC लिखी है तो उसकी इक्वेशन थी VRM स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इससे अगर हम इंप्लाई करें तो हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि इन रियलिटी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट VDC स्क्वायर प्लस VAC स्क्वायर। ठीक है, असल में आपके पास जो ओरिजिनली RMS जो है वो ये है, दिस इज इट बेसिकली जो इसके अंदर है ये है ये इसका फेजर सम है इन दोनों का। तो अगर आपके ये दोनों हैं तो आप ये वाली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये प्योर AC कंटेंट है। इसका मतलब ये कि RMS के अंदर ये दोनों एम्बेड करती हैं, आपके पास AC कंटेंट भी और DC कंटेंट भी है। अब आपको यदि जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्यों इसमें डिफिकल्टी हो रही है और इसमें क्या चीज डिफरेंट लग रही है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट है और आपने पहले सब्जेक्ट्स में देखी भी नहीं है या यू आर नॉट एक्सपोज टू, वो क्या है। क्योंकि बेसिकली सवाल भी यही है, जो जितने भी आप सवाल कर रहे हैं वो सारे इसी से रिलेटेड करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि कुछ थोड़ी सी चीजें जो है ना वो पर्सपेक्टिव जो है उन्हें क्लियर कर दिया जाए, इसी वक्त से क्लियर कर दिया जाए कि रादर आगे जाके डिफिकल्टी हो। आप लोगों ने सर्किट एनालिसिस में आपको जो पढ़ाया गया है तो आपको दो एनालिसिस कराए गए थे। एक आपको कराया गया था DC एनालिसिस, ठीक है, और एक आपको कराया था AC एनालिसिस। ठीक है, DC एनालिसिस में आपके पास जो हमेशा इनपुट थी वो कुछ इस किस्म की थी कि जी ये V यहां पे आ रही है, 0 है और दिस इज टाइम। इंटरेस्टिंगली AC एनालिसिस में भी आपके पास सिग्नल फिक्स था। इन दोनों में आपको सिग्नल फिक्स रखा गया। आपने जो भी सर्किट्स पढ़े, जो भी एनालिसिस किए, जो भी थ्योरम्स पढ़े, नेटवर्क थ्योरम्स पढ़े,
वो सारे के सारे ये इस फिक्सेशन के साथ थे कि ये है। सिमिलरली एसी साइड पे भी आपका सिग्नल फिक्स था, सिग्नल के अंदर कोई चेंज नहीं की गई इस टाइम। और यहाँ पे आपके पास v ऑफ t थी 0, इसकी जो थी ये मैक्सिमम थी, आपकी v ऑफ m थी। यहाँ पे आप लेट्स सपोज अगर आप ये 2 पाई था, ये पाई था, अगर ये ओमेगा t लेते हैं तो फिर ये एंगल के तौर पर लेते इस तरह। यहाँ पे सिग्नल फिक्स था। अब मसला क्या है, ये आपने जो सिग्नल पढ़ा वो प्योर डीसी था, इधर आरएमएस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और यहां पे जो आपने सिग्नल पढ़ा वो प्योर एसी था। इसकी आरएमएस तो बहुत सिंपल थी, आपको सिर्फ किसी ने कहा कि इसकी आरएमएस निकाले, आपको वीआरएमएस इज इक्वल टू वीएम ओवर अंडर रूट 2। सिंपल बताया कि रोहेल ने आज डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर, उसमें यही कहा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, यानी कि इसमें तो आरएमएस का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधी आरएमएस निकल आती है। लेकिन जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो फिर ये आसाइशें नहीं है जो आपके पास सर्किट एनालिसिस के अंदर अवेलेबल थी। फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों को देखना है। अब वो किस तरीके से है, क्योंकि आपके पास जो सिग्नल है वो क्या है, लेट्स सपोज। तो अब आपके पास जो सिग्नल आ रहा है जिसको आपने देखना है वो सिग्नल है इस तरह का, ठीक है, पाई है, 2 पाई है। लेट्स सपोज वी टेक ओमेगा टी हियर, सो v ऑफ t हियर एंड हियर वी हैव v ऑफ m। ये सिग्नल है। नाउ दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस एसी सिग्नल। इसके अंदर जो एसी सिग्नल एम्बेडेड है वो प्योर साइन वेव नहीं है, उसके अंदर एक डीसी भी एग्जिस्ट करती है। वो डीसी किस तरीके से निकालती है कि आप इस सिग्नल की एवरेज लेंगे, तो एवरेज लॉट से बोलिए तकरीबन यहां पे आ रही होगी, ये आपकी डीसी होगी इसके अंदर एम्बेडेड है। तो इस सिग्नल के अंदर एसी और डीसी सिग्नल्स दोनों एम्बेडेड हैं। यहां पे आके आपके लिए आरएमएस जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। आरएमएस आपको एक टोटल जो इसके अंदर जितनी भी एम्बेड हो रही है उसकी मैयर दे रहा होगा, उसकी दे रहा होगा टोटल पावर क्या है। एसी में बड़ा आसान है निकालना, ठीक है ना। जब साइनोसॉइडल सिग्नल कहते हैं तो फिर आपको डीसी की फिक्र ही नहीं होती, तो आप आरएमएस आपकी ऑटोमेटिकली एसी से आ जाती है, वो सिर्फ एसी कंटेंट को शो करती है और वो फिक्स है, वो आपको वैल्यू देगा लाभ देगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो यहां पे आरएमएस की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली आपको वीडीसी और वीएसी कंटेंट, तो उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली क्या है, आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ईडीसी स्क्वायर एंड वीएसी स्क्वायर, ये है आरएमएस वैल्यू। आप दोनों के सवाल जो हैं वो इसी से कंटेंट है। दूसरा आप एक सवाल था यानी जो तलहा ने भी पूछा था, रोहेल को उसमें भी कॉपी हो रहा था कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि एसी जो है यानी वीएसी जो है दैट गोज टू वेस्टेड। तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखें, आप जब आपने कोई भी चीज लेट्स सपोज ये आपका सोर्स है, कोई सा भी सोर्स है, एसी सोर्स है लेट्स सपोज, यहां पे आपने अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाई और यहां आपका लोड है। ये बहुत जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सारी लोडिंग इसी पे हुई होती है। तो अगर हम अपने केस में देखें जो हम बना रहे हैं, सोर्स जो है आपका एसी है और लोड जो है आपका डीसी है। लोड भी डीसी है, यहाँ पे माइंड यू दिस इज लोड, डीसी लोड, यानी आप यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन वो डीसी होगा, नॉट एसी। यहां आपने रेक्टिफायर लगाया है इसके अंदर। अब ये जो आउटपुट आ रही है इसके अंदर एसी आ रही है, लेकिन वो एसी जो है वो लोड कभी भी यूज नहीं करेगा। अगर आपने डीसी मोटर लगाई हुई है, यानी ये जो आपने मोटर लगाई हुई है ये डीसी मोटर है, वो कभी भी नहीं यूज करेगी, उसके लिए वो यूजलेस है और हीट के दौरान बंद कर जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। वाकई ऑब्वियसली अगर आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो वो वेस्टेड पावर है, वो यूटिलाइज पावर नहीं है। अगर वो बल्ब है तो वो एसी को यूटिलाइज नहीं करेगा, वो डीसी बल्ब है, इट ओनली रिकॉग्नाइजेस डीसी। तो जो उसकी जो आउटपुट आएगी, जो वर्केबल आउटपुट है, जो यूजफुल आउटपुट है, वो डीसी की बुनियाद पे आएगी, वो एसी की बुनियाद पे नहीं आएगी। एसी पावर सारी की सारी वेस्ट जाएगी। दैट्स वाई जो भी कंटेंट एसी वीएसी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है रेक्टिफायर की आउटपुट, वो सबका सब वेस्टेड है, उसकी कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई यूटिलिटी नहीं है। ये बात मैंने उसके अंदर Today we basically will discuss about the RMS value and the average value. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और काफ़ी जो है ना वो मिसकंसेप्शन लाया करता है, स्पेशली आरएमएस वैल्यू होती क्या है, यानी बेसिकली आरएमएस वैल्यू है क्या। आपने सुना होगा कॉमन जो जो हमारे पास डेली लाइफ में अगर हम सुने तो जो चीज़ें
हम डिस्कस करते हैं उसमें RMS वैल्यूज गिवन होती हैं। लाइक अगर आप कोई आपके पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से क्या AC मेजरमेंट करते हैं, तो जो वैल्यू दे रहा होता है वो RMS वैल्यू दे रहा होता है आपको, ठीक है, वो RMS वैल्यू दे रहा होता है आपको। और इसी तरीके से आप इसकी मिसाल अगर आपने, तो आपके पास जो घर में जो यूटिलिटी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें भी वो कहते हैं 220 वोल्ट AC। दिस वैल्यू इज आल्सो RMS वैल्यू। ये अब दोनों में जो अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हम चीज़ें यूज कर रहे होते हैं वो RMS वैल्यू से एसोसिएटेड है, RMS वैल्यू से। तो RMS वैल्यू होती क्या है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि यानी ना इनिशियली ऑब्वियसली जो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए वो DC सिस्टम्स थे, और फिर लेटर ऑन वो डिस्कवर्ड कि जी DC की ट्रांसमिशन जो है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, तो हमें फिर DC को छोड़ना पड़ा और हमें फिर AC सिस्टम्स पे दोबारा आना पड़ा। इन द मीन वाइल इसमें जो हमारे जो टेक्नीशियंस थे या जो इंजीनियर्स थे वो सारे ट्रेन हो चुके थे DC सिस्टम के ऊपर। तो अब जब नया AC सिस्टम आया तो उन्हें कैसे पता लगे कि जी हाउ वी कैन मेजर, स्पेशली कि जो आपकी वोल्टेज है वो क्या होगी, या वो तो सारे DC की वैल्यू पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो अब जब उन्होंने कहा कि जी AC वैल्यूज क्या होंगी, AC वैल्यूज जो हैं वो क्या इसके इक्विवेलेंट है, तो देयर वी गो विद द RMS वैल्यू। और इसको इसीलिए कुछ जगह पे इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो भी ठीक है, टेक अ सर्किट, एक सिंपल सर्किट हम लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए सिंपल सर्किट, और इसमें हमारे पास एक रेजिस्टर है R and some amount of current I flows into it. ठीक है, if I wanted to find the power dissipated in the resistor, it's very simple, we can just simply write by formula I is equal to R। और अगर हम इसमें जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है अगर वो हम निकालना चाहेंगे, यहाँ पे कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, सो दैट वी कुड बी वेरी इजीली बाय फाइंड आउट I स्क्वायर R by just simply by multiplying with the time। अब आप ये देखना चाहें कि जी हम RMS वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्किट है RMS वैल्यू क्या होगी? इन रियलिटी RMS वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट है इस वोल्टेज की, जो यहाँ पे वोल्टेज, मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे 10 वोल्ट्स दिए हुए और ऑब्वियसली इसके नतीजे में यहाँ पे कोई पावर डेवलप हुई, लेट्स सपोज वी कॉल दैट पावर इज इक्वल टू W। ठीक है, 10 वोल्ट्स हमने लिए और हमारे पास जो एनर्जी डेवलप हुई यानी जो पावर डिसिपेट हुई, जो सिर्फ एनर्जी निकली टाइम के साथ, दैट इज इक्वल टू W। अब अगर मैं यही W जो है डिसिपेट करना चाहता हूँ एट द सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा सेम है इन AC सर्किट, तो अगर मैं सर्किट बना दूं, लेट्स सपोज आई मेक ए सर्किट, लेट्स सपोज देयर इज R, और इसमें मैं एक AC अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली करंट चल रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम जो एनर्जी इधर डिसिपेट हो रही है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें भी डिसिपेट, ठीक है ना? तो मुझे ऑब्वियसली लाजिम बात है कि कोई AC की ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी जिस पे यही एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो यहाँ मिल रही है, और जिस वैल्यू पे ये मिल रही होगी मैं उसे कहूंगा 10 वोल्ट RMS। सेम एनर्जी जो इधर इस वाले सर्किट में 10 वोल्ट लगाने से डिसिपेट हो रही थी, तो वही सेम वैल्यू जो है 10 वोल्ट लगाने से, 10 वोल्ट RMS लगाने से इस रेजिस्टर में जनरेट, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू, ठीक है ना? तो RMS वैल्यूज जो हैं इन अ वे एक कोरिलेशन देती हैं बिटवीन AC वैल्यूज को जो है कोरिलेट करती हैं DC वैल्यूज के साथ, जो को DC वैल्यू के इक्विवेलेंट्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि यहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या है, सिग्नल किस किस्म का। आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे साइनोसाइडल सोर्स हो, आप यही कहेंगे कि 10 वोल्ट RMS अगर आप देंगे तो ये सेम एनर्जी डेवलप होगी। आपके पास हो सकता है कि ट्राइंगुलर सोर्स हो, आप वही कहेंगे कि यहाँ पर 10 वोल्ट RMS अगर आप देंगे तो आपके पास जो है ये सेम जो है एनर्जी यही W जनरेट होगी। आपके पास कोई ऑब्वियसली एनी सिग्नल है, लेट्स सपोज कोई आर्बिट्रेरी सिग्नल हो, तो आर्बिट्रेरी AC सिग्नल हो, तो आप यही कहेंगे कि 10 वोल्ट RMS जब मैं दूंगा तो सेम यही W जो एनर्जी है। तो ये तमाम जो सिग्नल्स है वो कोरिलेट कर जाते हैं और वी हैव इक्विवेलेंट फॉर ए DC सिस्टम।
जो डी की वैल्यू थी उसका एक इक्विवेलेंट अचीव हो जाता है। तो ये असल में दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल की जो है वो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक टाइम वेरिंग सिग्नल है, इन दिस वे हमारे पास एक टाइम वेरिंग सिग्नल है आई ऑफ टी टाइम, और इसका टाइम इंटरवल है टी। इस सिग्नल की हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये जो सिग्नल है गिवन आई ऑफ टी जो गिवन है, ये इस तरह के एक सर्किट में लगा हुआ है आर। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये इसमें इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। जो पहला स्टेप है इसके अंदर, जो हमारा सबसे पहले जो हम करेंगे कि हम इस जो हमारे पास सिग्नल है इसको हम n नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। n नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे से करूँ तो ये बेसिकली बिल्कुल इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर, ठीक है। और हर टाइम इंटरवल जो है, क्योंकि ये इक्वल है, तो ये हर टाइम इंटरवल जो है एवरी टाइम इंटरवल विल बी टी ओवर एन, ठीक है। और इस हर टाइम इंटरवल में जो हमारे यहाँ जो करंट होगा, इसमें I1 I2 IN, जो कि इस किसी पर्टिकुलर टाइम, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पहला इंटरवल है, इसमें हमारे पास I1 होगा। इसी तरीके से ये जो दूसरा इंटरवल है इसमें हमारे पास करंट होगा बस ऐसे, जिसके थ्रू I2 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो है ये IN। अब हम इसमें निकालना चाहते हैं कि फॉर एवरी करंट हमारे पास जो है कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो ये तो हमने शुरू में भी फाइंड आउट किया था, आपने देखा था। और उसके लिए हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज W1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर, ठीक है, ओवर n इंटू आर ऑफ टी। ये बेसिकली ये इक्वेशन है जो हमने पहले ही लिखी थी, आपने देखी थी। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि I1 इसमें यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके नतीजे में जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो ये है। सिमिलरली जो सेकंड में करंट अगर फ्लो कर रहा होगा W2 I2 ओवर n इंटू आर टी। एंड इसी तरीके से अगर हम करते जाएं तो ये हमें सारी एनर्जी दे देगा, W ऑफ n IN स्क्वायर ओवर n इंटू आर ऑफ टी। तो दिस गिव्स अस द और हर पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। मिसाल करो पहले इंटरवल में ये है, दूसरे इंटरवल में ये है, और एंड सो ऑन टू द nth इंटरवल जो हमारे पास है उसमें ये है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है कि वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, यानी इस सिग्नल की वजह से जो टोटल एनर्जी डिसिपेट होगी वो क्या होगी। तो हमें शायद साफ नजर आ रहा है कि अगर हम इनको सबको सम कर लें, W is equal to W1 plus W2 W3 and so on to Wn, so we will get the total energy. So we have I1 square plus I2 square plus I3 square, so I of n square or multiplied by R divided by n। ये हमने सिर्फ सारों को जो है ऐड कर लिया एंड वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। अब हमने जो पहली प्रीवियस ईयर हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू होती है वो गिवन होती है वेरी सिमिलर फॉर्मूला। जो आरएमएस वैल्यू एनर्जी है वो आर आरएमएस स्क्वायर आर ऑफ टी। ये हमें इक्वेशन सबसे पहले जी मैंने निकाली थी कि जी इसकी मदद से भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करें तो हमें पता लगेगा कि आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर I2 square plus I3 square and I of n
यानी हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन थी इसको हमने इसके साथ कंपैरिजन किया एंड वी गेट बेसिकली दिस वैल्यू आर और जो है आर टी और ये नाउ दिस वैल्यू जो हमारे पास समेशन आ रही है यू कैन वेरी इजीली सी दैट दिस इज इक्वल टू द मीन RMS स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ I स्क्वायर. अच्छा नाउ इफ वी वांट कि हमें एक्यूरेट वैल्यू RMS की, तो अगर हम ये n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो हम जो है हमें IRMS की मोर एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. तो अगर हम इस समेशन में n को जो है इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी देन अगर ये टेंड्स टू इंफिनिटी हो देन दिस समेशन यानी ये वाला समेशन है समेशन कैन बी कन्वर्टेड into an integral. Okay? तो ये जो हमारी समेशन है ये इंटीग्रल में होगी एंड वी कैन राइट I स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 1 over t 0 to t I square of t dt and this represents the mean value. और अगर हम इसी का अंडर रूट लें तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू IRMS equal to 1 over t 0 to t I square of t dt the root mean square value. Similarly इसी बिल्कुल इसी on this similar basis similarly we can calculate the VRMS value using this formula. तो आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल के लिए IRMS या RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके आज जो बाकी रह गया बेसिकली हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू. ये बहुत सिंपल ही है और इसमें यानी ऑब्वियसली कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि जी एवरेज वैल्यू जो है ऑफ एन एसी सिग्नल इज नथिंग बट ये कि जो भी जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं अगर हम तमाम सब एवरेज ले लें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी. लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सिग्नल है एसी सिग्नल I of t by dt ऐसा V of t by dt जो है हमारे पास और ये टाइम जो है उसका टाइम पीरियड 0 से t है. तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लें और उस सब का एवरेज ले लें तो हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू आ जाएगी. एंड ऑब्वियसली इट इज गिवन बाय अ वेरी सिंपल फार्मूला 1 by t 0 to t V of t by dt. तो ये सिंपल जो है हमारे पास फार्मूला जो है इससे हम इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम करंट की भी ले रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली इसी तरीके से निकाली जा सकती है 1 over t 0 to t I of t. अगर हमारे पास करंट सिग्नल है तो उसके लिए जो है हमारे पास ये इस तरीके से निकल आएगी. तो अब हमने बेसिकली RMS वैल्यू भी देख ली और एवरेज वैल्यू भी देख ली. अच्छा अब नेक्स्ट जो हम बेसिकली टॉपिक देखना चाहेंगे वो है बेसिकली हार्मोनिक्स के बारे में. और मैंने जिस तरह के शुरू में मैं आपको बताया था कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम लोग सोर्स कन्वर्जन करते हैं जब भी कोई कन्वर्जन करते हैं किसी से भी कोई से भी कन्वर्जन करें तो हमारे पास जो है सिग्नल के अंदर नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाता है. और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छी बात यह है कि जो नॉइज इंट्रोड्यूस होता है वो डिटर्मिनिस्टिक है. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये कि हमें पहले से पता है किस किस्म का नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो नॉइज जो इंट्रोड्यूस होता है वो हार्मोनिक नॉइज है. अब हार्मोनिक नॉइज जो है वो बेसिकली क्या है किस तरीके से उसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है हम उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे पास जो है ना ये जो आपके पास जो इन कैरेक्टराइजेशन का जो टूल है वो फोरियर सीरीज का फोरियर सीरीज की वजह से जो है हम इसको कर सकते हैं. फोरियर सीरीज क्या है? विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज वी कैन डिस्क्राइब
non-sinusoidal periodic waveforms in the form of in terms of series of sinusoids and sines and cosines. ठीक है, तो फोरियर सीरीज क्या करती है, नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म्स को वेवफॉर्म्स, तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक वेवफॉर्म्स हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of series of sinusoids. ये बेसिकली जो है इसका मकसद है, और ऑब्वियसली जब आप इसको साइंस एंड कोसाइंस में ब्रेक कर लेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोजिशन है किसी भी सिग्नल की वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आपको बेसिक मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर में अगर आप देखें तो इनपुट सिग्नल जो है आपका प्योर साइनोसाइडल एसी सिग्नल है, ये इनपुट है आपकी वी इनपुट, इट्स टाइम। आपको आउटपुट क्या मिल रही है, तो अगर मैं आउटपुट देखूं वो ये आ रही है मेरे पास टाइम, ये मेरी वी आउट है। Now this is a non-sinusoidal signal with periodic waveform। इसी तरीके से अगर मैं चॉपर को देखूं तो मेरे पास जो इनपुट है वो प्योर डीसी है, VDC 0 टाइम, और मेरे पास चॉपर में आउटपुट पे आ रही है तो वी आउट। तो ये देखिए, ये भी एक जो है आपके पास अगर हम देखें तो ये भी जो है नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। तो आप नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म, पीरियोडिक होना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, सिमिलरली इस सिग्नल के बाद देखें तो ये पीरियोडिक है, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। और इसकी जो सिंपल मैथमेटिकल होती है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है that is equal to ft plus t naught, where t naught is the period, ठीक है ना। ये सिंपली स्पीकिंग आप किसी भी नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म को इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड्स रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देख लेते हैं। और ये आपने पढ़ी हुई है, यू हैव अर्लियर स्टार्टेड इट इन कैलकुलस कोर्सेज, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपने ना पढ़ी हो या देखी भी ना हो। यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ ये है कि रिवीजन है और ये बताना है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये क्यों रिलेटेड है, क्यों इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रिलेट किया जाता है। सो इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन और प्लस साइन n is equal to 1 to infinity और a of n cos of n omega naught t plus b of n sin of n omega naught, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो आपका कोई जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये जो हमारी बेसिकली जो आउटपुट आ रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की या चॉपर की या इन्वर्टर की, वो हमारा फंक्शन है और वो हमेशा जो होगी वो नॉन पीरियोडिक भी होगी, हाँ, और ऑब्वियसली वो नॉन साइनोसाइडल होगी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे पास क्या होगा, जब हम साइंस एंड कोसाइंस में ब्रेक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोजिशन है वो क्या है। और वो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोजिशन जो है जो हमें इससे पता है कि वो हमेशा जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक्स होती है। यानी आपके पास अगर हम यहाँ पे ये जो टर्म है ये इसके बारे में बता रही है, क्योंकि अगर हम कोई सी भी इनमें से टर्म खोलें तो वो क्या होगी, मिसाल के तौर पर मैं ए ऑफ एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी को जो है सीरीज को ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, ए नॉट नहीं आएगा, ए वन कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस ए टू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट, सॉरी, cos of omega naught 2 omega naught t plus a3 cos of 3 omega naught t and so on। सिमिलरली अगर मैं b1 को रखूं तो b1 sin of omega naught t plus b2 sin of 2 omega naught t plus b3 sin of 3 omega naught t। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे अहम फैक्टर है
ये हमें कॉम्पोजिशन दे रहा है इसकी। अब ये कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है इन चीजों पे, जो कॉम्पोजिशन होती है वो इन चीजों पर डिपेंड कर रही है, A1 A2 A3 A1 B1 B2 B3। और ये चीजें क्या है, यानी आपके पास ये इसी तरीके से ये और ये ए नॉट जो है ना, ये तो आपके पास एवरेज होती है, एवरेज वैल्यू जो है आपके फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होगी वो होती है एवरेज वैल्यू। तो वो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि वो क्या होती है, वो उससे आ जाएगी। ए एंड बी एन क्या है, ए एन एंड बी एन आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज, ये कोफिशिएंट्स हैं। और ये हमें बता रहे होते हैं कि जो भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन में जो फंडामेंटल हार्मोनिक्स जो आ रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या है, ठीक है ना। जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, जो आपके पास हार्मोनिक्स आ रहे हैं, ये अब ये आपका फंडामेंटल वैल्यू है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। बाकी इसके हार्मोनिक्स हैं ये, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। हार्मोनिक जो होते हैं ना, और वो फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। अगर आप ये देखें, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, ये सिमिलरली ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है इसका, तो ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट्स होते ही हैं, तो इन कोफिशिएंट्स को भी जो है हम डिफाइन कर लेते हैं। ये कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि जो आपका समीशन है इसको इस तरह ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, या उनकी वैल्यूज क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू टी 0 to t f of t d of t। तो दिस इज एवरेज, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ f of t। ये बड़ा सिंपल है, कोई सा भी जो फंक्शन होगा आप उसकी ये निकालेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू निकल आएगी। फिर हमारे पास है ए ऑफ एन 1/t, अगेन 0 to t 2 of t f of t cos of n ओमेगा नॉट t dt। ये हमारे पास आ गया। फिर एक और हमारे पास जो है f is equal to 2/t 0 to t f of t sin of n of omega naught t by dt। तो दीज आर दी कोफिशिएंट्स जो आपके पास निकल आते हैं। और ये जो है हमारे पास ये फोरियर सीरीज जो है, ये फोरियर सीरीज यूजिंग फोरियर सीरीज वी कैन रिप्रेजेंट any non-sinusoidal periodic function in the form of sines and sum of sines and cosines। और ऑब्वियसली आपसे पूछा है कोई क्यों किया, तो फिर ऑब्वियस का मतलब होता है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोजिशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है था। और ये सारी जो हैं ये चीज़ें मिसाल के तौर पर RMS वैल्यू, दी एवरेज वैल्यू, और फिर फ्रीक्वेंसी की फोरियर सीरीज, these are all the basics we need to study the converter circuits